In the courtroom, his family is shocked to see his disfigured face. जैसे आपने अभी अभी वीडियो देखा है, जेल सख्त अपराधियों को भी बेबस कुत्तों की तरह दिखा सकती है। आपको लग सकता है कि यह केवल वयस्क अपराधियों के लिए सीमित है, लेकिन आप बहुत गलत होंगे। हर बार आप एक बच्चे की कहानी सुनते हैं जो अकथनीय अपराध करता है, पकड़ा जाता है और फिर जेल भेज दिया जाता है। किसी का भी सामान्य प्रतिक्रिया ये होगी कि न्याय हो गया है। हालांकि समस्या यह है कि आप दूसरी तरफ की कहानी नहीं सुनते हैं, जो बताती है कि न्याय कैसा दिखता है। खैर, आप दुष्ट बच्चों की कहानियां देखने जा रहे हैं और कैसे उन पर जेल में हमला हो सकता है, और अंत में आप फिर से सोचेंगे कि आप कितना न्याय चाहते हैं। मैरी बेल। इंग्लैंड के न्यूकैसल अपॉन टाइन की शांत सड़कों पर एक युवा लड़की मैरी बेल के निर्दोष चेहरे के नीचे एक भयावह उपस्थिति छिपी थी। 1950 के दशक के अंत में पैदा हुई मैरी ने बचपन से ही परेशान करने वाला व्यवहार दिखाया, जो अंधकार की छाया को दर्शाता था जो उसे घेर लेगा। मात्र 10 वर्ष की आयु में उसने अपना पहला हत्या किया, जिससे समुदाय में सदमे की लहर दौड़ गई और उसके पीछे आतंक का निशान छोड़ गया। यह मई का एक धूप वाला दिन था जब मैरी के अंधकार का शासन शुरू हुआ। उसने 4 साल के एक लड़के मार्टिन ब्राउन को एक परित्यक्त घर में फुसलाया, जहां उसने उसे एक तार के टुकड़े से गला घोंट दिया। इस घिनौने कृत्य के विवरण बहुत भयावह हैं, लेकिन इतना ही कहना पर्याप्त है कि बचपन की मासूमियत उस दिन चकनाचूर हो गई थी और मैरी को द टाइनसाइड स्ट्रेंगलर के नाम से जाना जाता था। समुदाय अविश्वास और भय की स्थिति में छोड़ दिया गया था, क्योंकि वे इस वास्तविकता से जूझ रहे थे कि एक बच्चा इतनी बुराई करने में सक्षम हो सकता है। लेकिन मैरी का काम खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही महीनों बाद उसने फिर से हमला किया, इस बार अपने दोस्त नोर्मा बेल कोई संबंध नहीं की मदद से। साथ में उन्होंने एक और युवा लड़के 3 वर्षीय ब्रायन होवे को निशाना बनाया। जुलाई के एक नियतिपूर्ण दिन मैरी और नोर्मा ने ब्रायन को एकांत क्षेत्र में फुसलाया, जहां उन्होंने उसे अकल्पनीय भयावहताओं के अधीन कर दिया। बचपन की मासूमियत एक बार फिर चकनाचूर हो गई थी और दुनिया इस अकल्पनीय वास्तविकता से जूझ रही थी कि बच्चे ऐसे घिनौने कार्य कर सकते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, संदेह मैरी पर पड़ा, जिसके परेशान करने वाले व्यवहार को उसके आसपास के लोगों ने अनदेखा नहीं किया था। उसने एक ठंडा और गणनाशील व्यवहार प्रदर्शित किया, अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। यह स्पष्ट था कि वह एक सामान्य बच्चा नहीं था, बल्कि अंधकार के लिए एक पात्र था। जब अधिकारियों ने मैरी का सामना किया तो उसने शुरू में अपराधों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार कर दिया, लेकिन जैसे जैसे उसके खिलाफ सबूत बढ़ते गए, उसने अंततः हत्याओं का कबूल किया, अपने कार्यों के चिलिंग विवरण का खुलासा किया। देश सदमे में छोड़ दिया गया था, क्योंकि वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक बच्चा कैसे इतना अंधकार अपने भीतर रख सकता है। मैरी का मुकदमा देश को आकर्षित करता था, क्योंकि दुनिया ने भय के साथ देखा था कि उसकी बुराई की वास्तविक सीमा कैसे उजागर हुई थी। अपनी कम उम्र के बावजूद उसे कम जिम्मेदारी के आधार पर मानस हत्या का दोषी पाया गया। अदालत ने माना कि मैरी के कार्य एक सामान्य बच्चे के कार्य नहीं थे, बल्कि एक परेशान दिमाग का परिणाम थे। उसे हर महामहिमा के विवेकानुसार हिरासत में रखने की सजा दी गई, जो नाबालिगों से जुड़े मामलों में अनिश्चितकालीन हिरासत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। इस निर्णय ने बुराई की प्रकृति और बच्चों की इतने घिनौने कार्य करने की क्षमता पर राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई। कई लोगों ने सवाल किया कि क्या मैरी का कभी भी पुनर्वास हो सकता है, या वह हमेशा मानवता के सबसे अंधेरे कोनों का प्रतीक बनी रहेगी। शुरू में बेल को डरहम के एक रिमांड होम में रखा गया था, लेकिन बाद में उसे साउथ नॉरवुड के दूसरे रिमांड होम में ले जाया गया। इसके बाद उसे न्यूटन लेविलोज मर्सीसाइड में युवा अपराधियों के लिए एक संस्थान रेड बैंक सुरक्षित इकाई में स्थानांतरित किया गया। इस सुविधा में बेल लगभग 24 कैदियों में से एकमात्र महिला थी। दुर्भाग्य से बेल बाद में खुलासा करेगी कि उसने इस संस्थान में एक स्टाफ सदस्य और कई कैदियों दोनों से यौन उत्पीड़न का अनुभव किया था, यह बताते हुए कि जब वह सिर्फ 13 साल की थी तब से शुरू हुआ था। जब वह नवंबर 1973 में 16 वर्ष की हुई तो उसे चेशायर में HM जेल स्टाइल के सुरक्षित विंग में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसा बताया जाता है कि बेल इस सुविधा में ले जाने के बारे में नाराज महसूस करती थी और उसके प्रयासों के बावजूद वह वहां अपनी सजा काटने के दौरान पैरोल के लिए अपने आवेदन में असफल रही। बेल को अंततः 1980 में रिहा कर दिया गया। जेसी पोमरॉय 19वीं सदी के अंत में बोस्टन शहर एक युवा लड़के जेसी पोमेरॉय द्वारा आतंक के राज से ग्रसित था, जो हमेशा के लिए इसके इतिहास को दागदार कर देगा। अंधकार के साथ पैदा हुआ, जेसी ने बचपन से ही उत्पीड़न के लक्षण दिखाए, जो उन भयावहताओं का पूर्वाभास कर रहे थे जो उसके रास्ते में आने वाले असावधान पीड़ितों का इंतजार कर रहे थे।
मात्र 14 वर्ष की आयु में जेसी ने यातना और हत्या का एक सिलसिला शुरू किया जो शहर को बाधित कर देगा। उसका पहला ज्ञात शिकार एक युवा लड़का हॉरिस मिलन था, जिसे जेसी ने एक किले दिखाने के बहाने एकांत क्षेत्र में फुसलाया। वहां एक बार उसने हॉरिस को हिंसा के अकथनीय कृत्यों के अधीन कर दिया, युवा लड़के को पीटा और बेजान छोड़ दिया। दुर्भाग्य से उसका आतंक का शासन हॉरिस के साथ समाप्त नहीं हुआ। रक्त के अपने पहले स्वाद से उत्साहित होकर जेसी ने अपनी लूट जारी रखी, अन्य युवा लड़कों को लक्षित किया जो उसकी मुड़ी हुई इच्छाओं के शिकार हो गए। शहर डर से स्तब्ध था क्योंकि माता पिता अपने बच्चों पर सतर्क नजर रखते थे, डरते थे कि वे इस युवा राक्षस का अगला लक्ष्य हो सकते हैं। जेसी के अपराध क्रूरता में बढ़ गए क्योंकि उसने यातना और हत्या के अपने तरीकों को परिष्कृत किया। उसके शिकार, ज्यादातर युवा लड़के, उसके हाथों अकल्पनीय भयावहताओं का सामना किया। कुछ को बार बार छुरा घोंपा गया, जबकि अन्य को गला घोंटा गया या पीट कर मार दिया गया। इन कृत्यों के विवरण इतिहास के वृत्तांत में अंकित हैं। इतनी कम उम्र में जेसी के लिए क्षमता के भ्रष्टता की गहराई का एक चिल्लिंग अनुस्मारक। बोस्टन शहर घबराहट की स्थिति में था क्योंकि शवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अधिकारियों ने जेसी के आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए एक विशाल मानव शिकार शुरू किया। यह अधिक समय नहीं लगा कि उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके क्रूर कृत्यों की वास्तविक सीमा दुनिया के सामने उजागर हो गई। जेसी के मुकदमे ने देश को आकर्षित किया और उसके अपराधों को भयावह विवरण में प्रकट किया गया। अदालत इस युवा लड़के द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन करते हुए आतंक और अविश्वास के मिश्रण से भर गई थी। अभिभूत सबूतों का सामना करते हुए जूरी ने जेसी को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जेसी पोमेरॉय को अपने एक पीड़ित के शव को देखने के लिए लाया गया था और हत्या में उसकी संलिप्तता के बारे में पूछताछ की गई थी। हालांकि कोरोनर की जांच के दौरान पोमेरॉय को वकील रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। कॉमनवेल्थ बनाम पोमेरॉय का मुकदमा 9 और 10 दिसंबर 1874 को बोस्टन के सफोक काउंटी में मैसाचुसेट्स सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट में हुआ। अटॉर्नी जनरल ने पहली डिग्री हत्या का दोषी फैसला करने का तर्क दिया। अपने समापन बयानों में अटॉर्नी जनरल ने अत्यधिक अत्याचार के साथ हत्या का एक वैकल्पिक आरोप का सुझाव दिया, जो मैसाचुसेट्स कानून के तहत भी पहली डिग्री हत्या माना जाता है, लेकिन पूर्व नियोजन की आवश्यकता में भिन्न होता है। 10 दिसंबर 1874 को पोमेरॉय को दोषी करार दिया गया, जिसमें जूरी ने उसकी कम उम्र के कारण दया की सिफारिश की। पोमेरॉय के वकील चार्ल्स रॉबिन्सन ने 2 अपवाद दर्ज किए, लेकिन उन्हें फरवरी 1875 में अस्वीकार कर दिया गया और पोमेरॉय को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि यह गवर्नर पर निर्भर था कि वह मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करे और पोमेरॉय का निष्पादन निर्धारित करे। गवर्नर विलियम गैस्टन ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने से इनकार कर दिया, जिससे पोमेरॉय के जीवन को बख्शने का एकमात्र रास्ता मैसाचुसेट्स गवर्नर काउंसिल के माध्यम से हो गया। पोमेरॉय की सजा को कम करने के लिए 9 सदस्यीय परिषद के एक साधारण बहुमत को पक्ष में मतदान करना पड़ा। अगले 1.5 साल में परिषद ने 2 बार पोमेरॉय के निष्पादन के समर्थन में मतदान किया, लेकिन गवर्नर गैस्टन ने हर बार मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अगस्त 1876 में परिषद द्वारा एक गुमनाम तीसरा वोट लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पोमेरॉय की सजा को एकांत कारावास में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। 7 सितंबर 1876 को पोमेरॉय को सफोक काउंटी जेल से चार्ल्सटन स्टेट प्रिजन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उसने 16 साल और 9 महीने की कम उम्र में एकांत कारावास में अपना जीवन शुरू किया। पोमेरॉय चार्ल्सटन स्टेट प्रिजन में ही कैद रहा। 1929 में खराब स्वास्थ्य में एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पोमेरॉय को ब्रिजवाटर अस्पताल में अपराधी पागलों के लिए स्थानांतरित कर दिया गया, जहां वह 29 सितंबर 1932 को निधन हो गया। जोशुआ फिलिप्स। जोशुआ फिलिप्स एक किशोर थे जिनके कार्यों ने 1990 के दशक में जैक्सनविले को बदल दिया। पहली नजर में जोशुआ एक सामान्य लड़का लग रहा था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उसने एक अंधेरे रहस्य को छिपाया था। 14 साल की उम्र में उसने एक ऐसा अपराध किया जो हमेशा शहर को परेशान करेगा। यह एक ऐसा दिन था जब जोशुआ का रास्ता 8 वर्षीय मैडी क्लिफ्टन के साथ हुआ। एक निर्दोष प्रतीत होने वाली बातचीत जल्दी से एक दुःस्वप्न में बदल गई। क्रोध में आकर जोशुआ ने मैडी की बेरहमी से हत्या कर दी, उसका बेजान शरीर अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। जब मैडी का शव मिला तो शहर डर और अविश्वास से घिर गया। एक बच्चा ऐसा घिनौना कार्य कैसे कर सकता है? जांच आगे बढ़ी और जोशुआ को पकड़ लिया गया। उसका अंधेरा रहस्य सभी के सामने उजागर हो गया। देश इस भयावह प्रश्न से जूझ रहा था कि एक बच्चा ऐसे अकथनीय कार्य करने के लिए क्या प्रेरित करता है। जैसे ही समुदाय मैडी की खोज के लिए एक साथ रैली करता था,
उन्हें पता नहीं था कि जिम्मेदार व्यक्ति उनमें से ही एक था, सादे दृष्टि में छिपा हुआ था। 10 नवंबर को मेलिसा फिलिप्स अपने बेटे के कमरे में गई और फर्श पर एक गीला धब्बा देखा। उसने कमरे की तलाशी ली और क्लिफ्टन का शव पाया। तुरंत घर छोड़कर घटना की रिपोर्ट पुलिस को करने के लिए चली गई। फिलिप्स को उसी दिन उसके स्कूल में गिरफ्तार कर लिया गया और उसने कुछ ही घंटों के भीतर हत्या का कबूल किया। अभियोजन पक्ष ने फिलिप्स की कहानी के कुछ हिस्सों का विवाद किया। राज्य अटॉर्नी हैरी शॉर्टस्टीन ने सुझाव दिया कि हत्या यौन प्रेरित हो सकती है, यह कहते हुए कि फिलिप्स ने मैडी क्लिफ्टन और उसकी बड़ी बहन दोनों के साथ यौन मामलों के बारे में बात की थी। फिलिप्स ने कहा कि उसने क्लिफ्टन को रोने से रोकने के लिए मार डाला था। जब वे खेल रहे थे तो वह गलती से एक बेसबॉल से मारा गया था और उसे अपने अपमानजनक पिता से सजा का डर था। जो परीक्षण हुआ वह भावनात्मक गवाही और उस नियतिपूर्ण दिन में वास्तव में क्या हुआ इसके परस्पर विरोधी खातों से भरा था। अदालत का दरबार कानूनी रणनीतियों और नैतिक दुविधाओं का युद्ध क्षेत्र बन गया। जोशुआ फिलिप्स का भाग्य संतुलन में लटका हुआ था क्योंकि जूरी ने उसके अपराध या निर्दोषता पर विचार किया। यद्यपि फिलिप्स की कहानी के तत्वों पर विवाद है, लेकिन उसके अभियोजन में शामिल अधिकारियों ने बाद में उसकी सजा की गंभीरता पर खेद व्यक्त किया है। फिलिप्स 2023 में फिर से सजा सुनाने के लिए पात्र थे। आज जोशुआ क्रॉस सिटी करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, बिना पैरोल की संभावना के। लेकिन जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं, उसकी सजा की गंभीरता और जेल में वह जो जीवन जी रहा है उसे देखते हुए मोचन की संभावना के बारे में प्रश्न उठते हैं। जॉन डिलिंगर 1903 में इंडियानापोलिस, इंडियाना में पैदा हुए। डिलिंगर का पालन पोषण उथल पुथल और अस्थिरता से भरे घर में हुआ। उनके माता पिता जॉन विल्सन डिलिंगर और मैरी एलेन लैंकेस्टर अपने स्वयं के व्यक्तिगत राक्षसों से जूझ रहे थे, जिसका युवा जॉन पर गहरा प्रभाव पड़ा। छोटी उम्र से ही डिलिंगर खुद को मुसीबत में खींचा हुआ पाया। वह अक्सर स्कूल में परेशानी में पड़ जाता था और एक विद्रोही लकीर थी जो उसके साथ कहीं भी जाती थी। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, डिलिंगर ने स्कूल छोड़ दिया और एक मशीन की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी बेचैन आत्मा और रोमांच की इच्छा ने उसे एक अलग रास्ते पर ले जाया। 1923 में 20 साल की उम्र में डिलिंगर ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी में भर्ती कर लिया। हालांकि सेना में उनका समय अल्पकालिक था क्योंकि उन्होंने कुछ ही महीनों बाद त्याग दिया। अवज्ञा का यह कार्य विद्रोही स्वभाव का पूर्वाभास करता था जो डिलिंगर के जीवन के अधिकांश भाग को परिभाषित करेगा। नेवी छोड़ने के बाद डिलिंगर ने 1924 में बेरिल एथेल होवियस से शादी की। हालांकि शादी ने उनकी आपराधिक प्रवृत्तियों को कम करने के लिए बहुत कम किया। उन्होंने जल्द ही अपराध का जीवन अपना लिया, डकैती और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल हो गए। अधिक समय नहीं लगा कि डिलिंगर ने खुद को कानून के गलत पक्ष में पाया। डिलिंगर का आपराधिक कैरियर उनके शुरुआती 20 के दशक में शुरू हुआ, जब उन्हें एक विफल डकैती के लिए जेल की सजा दी गई। जेल में उनके समय ने उन्हें एक आपराधिक अंडरवर्ल्ड और अनुभवी अपराधियों की कंपनी से अवगत कराया, जिसने अंततः उन्हें एक अधिक कुशल अपराधी बनने के लिए अपने मार्ग को प्रभावित किया। जेल का वातावरण उसे सुधारने के बजाय उसके आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ाता प्रतीत होता था। डिलिंगर ने अपराधियों के तरीकों का अध्ययन किया, अपने कौशल को बढ़ाया और संबंध बनाए जो उनके भविष्य के आपराधिक प्रयासों में अमूल्य साबित होंगे। 9 साल और आधे साल जेल में बिताने के बाद डिलिंगर को 1933 में पैरोल दिया गया। बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि जेल में उनके समय ने उन्हें सुधार लिया है, लेकिन यह जल्दी स्पष्ट हो गया कि डिलिंगर का कोई इरादा नहीं था अपने आपराधिक अतीत को पीछे छोड़ दें। वह तुरंत अपराध के जीवन में लौट आया, बैंकों को लूट रहा था और कानून प्रवर्तन से बच रहा था। डिलिंगर ने एक नया गिरोह बनाया जिसे डिलिंगर गैंग के नाम से जाना जाने लगा। साथ में उन्होंने बैंक डकैतियों का एक सिलसिला शुरू किया। कानून के लिए उनकी अड़ियलता और अवहेलना ने उन्हें अमेरिका में सबसे अधिक वांछित अपराधी बना दिया। इस दौरान डिलिंगर ने एवलिन बिली फ्रेचेट के साथ भी एक रिश्ता बनाया, जो उनकी वफादार साथी और अपराध में भागीदार बन जाएगी। उनकी प्रेम कहानी, जो खतरे और उत्साह से भरी थी, केवल डिलिंगर के आसपास रहस्य को जोड़ती थी, लेकिन उनकी आपराधिक गतिविधियों के साथ कानून प्रवर्तन के साथ हिंसक टकराव हुआ। डिलिंगर और उनके गिरोह ने कई गोलीबारी में भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों के घायल और मृत्यु हो गई। साहसिक बच और मौत के साथ संकीर्ण ब्रश केवल डिलिंगर की किंवदंती में जोड़ दिया। जॉन डिलिंगर को व्यापक रूप से एक कुख्यात अपराधी के रूप में माना जाता है, जिसने FBI के गठन में भूमिका निभाई थी। इससे युवा अपराधियों के लिए जेल की प्रभावशीलता के बारे में प्रश्न उठते हैं। डिलिंगर, जो जेल में बंद होने के समय अपेक्षाकृत युवा थे, ने अपने समय के दौरान एक परिवर्तन का अनुभव किया। एक कठोर अपराधी बन गया, जैसा कि उसने खुद स्वीकार किया। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है,
क्या जेल वास्तव में युवा अपराधियों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है? जबकि कैद का उद्देश्य व्यक्तियों को दंडित करना और सुधारना है, ऐसे मामले हैं जहां इसका अनपेक्षित परिणाम हो सकता है। जेलें आपराधिक व्यवहार के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में काम कर सकती हैं, युवा अपराधियों को और भी खतरनाक प्रभाव और आपराधिक नेटवर्क से अवगत कराती हैं। जॉन डिलिंगर का मामला किशोर न्याय के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता को उजागर करता है। केवल दंडात्मक उपायों पर भरोसा करने के बजाय युवा अपराधियों को सकारात्मक मार्गों की ओर मोड़ने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श और सलाह देने के अवसरों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। पुनर्वास एक प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। व्यक्तियों को कौशल और समर्थन प्रदान करना चाहिए जो उन्हें कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में समाज में पुनर्विलय करने की आवश्यकता है। लायनल अलेक्जेंडर टेट। जेल से रिहा होने के बाद अपराध में लौटने वाले बच्चों का एक उल्लेखनीय उदाहरण लियोनेल टेट का मामला है, जो 2001 में पहली डिग्री हत्या का दोषी पाए जाने के समय केवल 13 वर्ष के थे। 3 साल जेल में बिताने के बाद टेट को प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने खुद को फिर से आपराधिक न्याय प्रणाली में उलझा पाया, क्योंकि उन्होंने अपनी परिवीक्षा का उल्लंघन किया और बाद में 2005 में डकैती के लिए जेल में डाल दिया गया। उनके प्रारंभिक कैद के दौरान उचित समर्थन और पुनर्वास की कमी ने उनके आपराधिक व्यवहार में वापसी में योगदान दिया। हमारी कहानी जनवरी 2001 में शुरू होती है, जब टेट केवल 13 वर्ष के थे। वह 6 वर्षीय टिफनी यूनिक की क्रूर पिटाई से मौत के लिए मुकदमा चलाया गया। 28 जुलाई 1999 के उस नियतिपूर्ण दिन टेट को टिफनी के साथ अकेला छोड़ दिया गया था, जो उसकी मां कैथलीन ग्रोसेट टेट द्वारा बेबी सिट किया जा रहा था। जैसे ही बच्चे नीचे खेल रहे थे, टेट की मां ने उन्हें चिल्लाया, उन्हें चुप रहने का आग्रह किया। टिफनी सांस नहीं ले रही थी। उस कमरे में उसकी मां का क्या इंतजार था? हमेशा उसके बुरे सपने को सताएगा। अभियोजन पक्ष बाद में टिफनी की चोटों की सीमा का खुलासा करेगा। दर्द की एक सूची जो किसी भी बच्चे को कभी भी सहन नहीं करनी चाहिए। एक फ्रैक्चर खोपड़ी, एक लैसरेटेड यकृत, एक फ्रैक्चर रिब और एक सूजन मस्तिष्क उसके नाजुक फ्रेम पर लगाए गए कुछ ही घाव थे। अभियोजन पक्ष ने उसकी चोटों की तुलना 3 मंजिला इमारत से गिरने से होने वाली चोटों से की। अमिकस ब्रीफ में सूचीबद्ध विभिन्न समूहों सहित आलोचकों ने जोरदार विरोध किया, जो बिना नुकसान पहुंचाने के इरादे को साबित किए गंभीर चोट या मृत्यु को छोड़ दें तो पूर्व किशोर बच्चों को पहली डिग्री हत्या का दोषी ठहराने के लिए तर्क दिया। उन्होंने बिना उनकी उम्र और उनके कार्यों के परिणामों को समझने की क्षमता पर विचार किए बिना बच्चों को इतने परिमाण के अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराना अस्वीकार्य माना। टेट के मामले के आसपास का विवाद तब अपने चरम पर पहुंच गया जब राज्य अपील अदालत ने जनवरी 2004 में उनके दोष सिद्ध को पलट दिया। पलटने का आधार उनके परीक्षण से पहले एक मानसिक क्षमता मूल्यांकन करने में विफलता थी। वह रिहा कर दिया गया और 3 साल बाद क्रूर हत्या के बाद परिवीक्षा पर था। हालांकि टेट की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 23 मई 2005 को उन्होंने खुद को फिर से अपराध के जाल में उलझा पाया। बैटरी के साथ सशस्त्र डकैती और परिवीक्षा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। टेट के कार्यों ने उन लोगों को भी चौंका दिया जिन्होंने उनके मामले का बारीकी से पालन किया था। इस बार उसने एक डोमिनोज पिज्जा डिलीवरी आदमी वॉल्टर अर्नेस्ट गैलार्डो को एक दोस्त के अपार्टमेंट के बाहर एक हस्तक के साथ धमकी दी। एक ऑन ऑर्डर देने के बाद गैलार्डो अपने जीवन के लिए डरते हुए 4 पिज्जा छोड़ दिया और दृश्य से भाग गया। लेकिन टेट का उत्पात जारी रहा। उसने अपार्टमेंट में फिर से प्रवेश किया और उस रहने वाले पर हमला किया जो उसे अंदर नहीं चाहता था। गैलार्डो डोमिनोज स्टोर तक पहुंचने पर तुरंत 911 को बुलाया और टेट की पहचान करने के लिए वापस लौटा। ब्रोवार्ड काउंटी शेरिफ कार्यालय ने एक बयान जारी किया जिसमें घटना के भयावह विवरण का खुलासा किया गया। हालांकि कोई भी बंदूक बरामद नहीं की गई थी, जिससे कई सवाल अनुत्तरित रह गए। आज लियोनेल टेट शार्लोट करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में कैद है। अपराधों के लिए अपनी सजा का भुगत रहा है, जिसने हमेशा आपराधिक इतिहास में अपना नाम चिह्नित किया है। क्रेग प्राइस। एक अन्य उदाहरण क्रेग प्राइस है, जिसे वॉरविक स्लेशर के नाम से भी जाना जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे कम उम्र के सीरियल किलरों में से एक बन गया। 16 साल की उम्र में 4 हत्याओं का दोषी पाए गए प्राइस ने एक किशोर सुविधा में समय दिया। हालांकि रिहाई पर उन्होंने अपना हिंसक व्यवहार जारी रखा और यहां तक कि हमला और डकैती सहित आगे के अपराध भी किए। क्रेग प्राइस ने 13 से 15 वर्ष की आयु के बीच वारविक, रोड आइलैंड के शांत शहर में आतंक फैलाया। जुलाई 1927 से सितंबर 1989 तक कई हत्याएं की। उनके क्रूर कृत्यों ने एक समुदाय को डर में छोड़ दिया और राज्य कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया।
यह 1987 का वर्ष था जब वारविक रोड आइलैंड के शांतिपूर्ण पड़ोस को एक युवा लड़के क्रेग प्राइस के कार्यों से हमेशा के लिए डरा दिया गया था। 11 अक्टूबर 1973 को पैदा हुए प्राइस एक सामान्य बच्चे की तरह लग रहे थे, लेकिन उनके निर्दोष मुखौटे के नीचे एक अंधेरा छिपा था जो जल्द ही उजागर हो जाएगा। यह 27 जुलाई 1987 की रात थी जब प्राइस ने अपने घर से 2 घर दूर एक घर में तोड़ दिया। दुर्भावना से भरे दिल के साथ उसने रसोई से एक चाकू लिया और अकल्पनीय हिंसा के मार्ग पर निकल गया। उनका शिकार 27 वर्षीय रेबेका स्पेंसर थीं, एक महिला जिनका कोई अंदाजा नहीं था कि उनका जीवन क्रूरता से छोटा होने वाला है। प्राइस ने उन्हें 58 बार भयावह रूप से छुरा घोंपा, उनके पीछे अकल्पनीय नरसंहार का दृश्य छोड़ दिया। प्राइस की खून की प्यास बुझाने से दूर थी। 2 साल से अधिक समय बाद 1 सितंबर 1989 को उन्होंने फिर से हमला किया। इस बार हीटन परिवार अपने ही पड़ोसी को लक्षित किया। मारिजुआना और एलएसडी पर उच्च प्राइस ने एक हत्या की लहर शुरू की जो हमेशा वारविक के इतिहास को दागदार कर देगी। उस नियतिपूर्ण दिन उनका पहला शिकार 39 वर्षीय जुआन हीटन थी, एक मां जिनका कोई अंदाजा नहीं था कि उनका जीवन क्रूरता से छीन लिया जाएगा। प्राइस ने उन्हें 57 बार भयावह रूप से छुरा घोंपा, उन्हें रसोई में बेजान शरीर छोड़ दिया। लेकिन भयावहता यहीं खत्म नहीं हुई। जुआन की 10 वर्षीय बेटी जेनिफर ने अपनी मां की क्रूर हत्या को देखा, ऐसा दृश्य जो किसी भी बच्चे को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। क्रूरता के एक मुड़ कार्य में प्राइस ने अपना ध्यान जेनिफर की ओर लगाया, उसे 62 बार छुरा घोंपा। युवती का जीवन दुखद रूप से छोटा हो गया, उसकी मासूमियत एक निर्दयी हत्यारे के हाथों चुरा ली गई। सबसे छोटी बेटी 7 वर्षीय मेलिसा ने भी अपनी आंखों के सामने भयावह दृश्य को देखा। प्राइस ने उनके खोपड़ी को कुचला, उनके नाजुक शरीर पर 30 बार छुरा घोंपा। वॉर इतने क्रूर थे कि चाकू के हैंडल टूट गए। ब्लेड पीड़ितों के शरीर के अंदर घुसे हुए थे, जो प्राइस के कार्यों की क्रूरता का एक चिल्लिंग साक्ष्य था। हत्याओं की क्रूरता उस समय अधिकांश अज्ञात थी, क्योंकि प्राइस के सीलबंद रिकॉर्ड ने उनके अपराधों की पूरी सीमा को व्यापक रूप से ज्ञात होने से रोका। हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारी प्राइस के अपराधों को कबूल करने पर उनके पश्चाताप की कमी से चकित थे। प्राइस की गिरफ्तारी उनके 16वें जन्मदिन से ठीक 1 महीने पहले हुई, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका मुकदमा किया जाएगा और एक नाबालिग के रूप में दोषी पाया जाएगा। कानून के अनुसार इसका मतलब था कि जब वह 21 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा और उनके आपराधिक रिकॉर्ड सील कर दिए जाएंगे। हालांकि प्राइस ने घमंड किया कि वह अपनी रिहाई पर इतिहास बनाएंगे। क्रेग प्राइस के मामले ने राज्य कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, जिससे किशोरों को गंभीर अपराधों के लिए वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सके। हालांकि इन परिवर्तनों को रेट्रोएक्टिव रूप से प्राइस के मामले पर लागू नहीं किया जा सकता था। रोड आइलैंड के निवासियों ने क्रेग प्राइस की रिहाई के विरोध में नागरिक समूह का गठन किया। उनके अपराधों की क्रूरता और राज्य मनोवैज्ञानिकों के विश्वास के कारण उनके निरंतर कारावास की वकालत की कि उनका पुनर्वास होने की संभावना नहीं थी। समूह के प्रयासों के बावजूद प्राइस की रिहाई अंततः रोड आइलैंड प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित होने के दौरान उन्होंने जेल में किए गए अपराधों की एक श्रृंखला के कारण रोकी गई थी। इन अपराधों में मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से इनकार करने के लिए, आपराधिक अवमानना, एक सुधार अधिकारी को धमकी देने के लिए जबरदस्ती, हमला और जेल में होने वाली लड़ाइयों में शामिल होने के लिए परिवीक्षा का उल्लंघन शामिल था। परिणाम स्वरूप प्राइस को उपचार के साथ अपने सहयोग के आधार पर अतिरिक्त 10-25 वर्ष की सजा दी गई। टीजे लेन 27 फरवरी 2012 को चार्डन, ओहियो में चार्डन हाई स्कूल के हॉल हमेशा के लिए निर्दोष छात्रों के खून से दागदार हो गए थे। ये एक ऐसा दिन था जो बदनामी में नीचे जाएगा, क्योंकि टीजे लेन, एक परेशान छात्र जो व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के साथ था, ने आतंक की एक लहर को उजागर किया जो 3 युवा व्यक्तियों के जीवन का दावा करेगा और एक समुदाय को बिखर जाएगा। टीजे लेन एक प्रतीत होने वाला शांत और बुद्धिमान छात्र का एक परेशान अतीत था जो भीतर के अंधकार का संकेत देता था। वह पहले व्यवहार संबंधी मुद्दों वाले छात्रों के लिए एक स्कूल में भाग ले चुका था। एक संकेत है कि अंतर्निहित समस्याएं थीं जिन्हें अभी तक संबोधित नहीं किया गया था। लेकिन कोई भी उस भयावहता की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था जो उस नियतिपूर्ण दिन सामने आएगी। लेन के पीड़ितों में से एक के साथ व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता, जो हाल ही में लेन की पूर्व प्रेमिका के साथ डेटिंग शुरू कर दिया था, ने उसके भीतर एक गहरी बैठा क्रोध को बढ़ा दिया। उस दुखद सुबह के रूप में छात्रों ने स्कूल के कैफेटेरिया में इकट्ठा किया। लेन ने अपने अनजाने सहपाठियों पर अपना क्रोध उजागर करने का अवसर जब्त किया। चेतावनी के बिना लेन ने छात्रों के एक समूह पर गोलीबारी की।
घातक सटीकता के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को लक्षित किया। गोलियों की आवाज कैफेटेरिया के माध्यम से गूंजती थी, शांतिपूर्ण वातावरण को तोड़ दिया और स्कूल को अराजकता में डुबो दिया। शिक्षक फ्रैंक हॉल और जोसेफ रिची ने बहादुरी से हस्तक्षेप किया, लेन को स्कूल से बाहर खदेड़ दिया और आगे की रक्तपात को रोका। शूटिंग के बाद का परिणाम विनाशकारी था। 5 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके जीवन को हमेशा शारीरिक और भावनात्मक निशान से बदल दिया गया जो वे ले जाएंगे। दुखद रूप से उस दिन 3 युवा जीवन खो गए। उनके सपने और आकांक्षाएं हिंसा के अर्थहीन कार्य से छोटा हो गए। टीजे लेन का मुकदमा किशोर अदालत में आयोजित किया गया था, जहां उसे परीक्षण के लिए सक्षम पाया गया था। बाद में उसने कई आरोपों को दोषी माना, जिसमें हत्या भी शामिल थी, और बिना पैरोल की संभावना के 3 लगातार जीवन वाक्यों की सजा दी गई थी। वह वर्तमान में यंगस्टाउन, ओहियो में वॉरेन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में सेवा कर रहा है। हालांकि उनके कैद ने व्यवहार या पुनर्वास में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं किया है। लेन ने अपने कैद के दौरान कई गलतियां की हैं, जिसमें मारिजुआना का उपयोग करने और दुर्गंध को छोड़ने के लिए स्वीकार करना शामिल है। उन्होंने आक्रामक व्यवहार और इंसबॉर्डिनेशन भी प्रदर्शित किया है। सबसे बड़ा उल्लंघन 2014 में हुआ, जब चार्डन स्कूल के बंदूकधारी लीमा ओहियो में ओकवुड करेक्शनल सुविधा से बाहर निकल गए। जेल वार्डन ने बताया कि 6 घंटे से भी कम समय बाद जेल से लगभग 100 गज की दूरी पर एक स्थान पर लेन को ओहियो स्टेट हाईवे पेट्रोल विशेष प्रतिक्रिया इकाई के 2 सदस्यों द्वारा पकड़ा गया था। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि जेल प्रणाली विशेष रूप से किशोर अपराधियों के लिए अक्सर उनके आपराधिक व्यवहार के मूल कारणों को संबोधित करने में विफल रहती है। अपर्याप्त पुनर्वास कार्यक्रम, शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों की कमी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच पुनरावृत्ति के चक्र में योगदान करते हैं। इस चक्र को तोड़ने के लिए व्यापक इन प्रिजन और पोस्ट प्रिजन समर्थन प्रणाली प्रदान करना महत्वपूर्ण है, जो किशोर अपराधियों की बहुमुखी आवश्यकताओं को संबोधित करते हैं। संक्रमणकालीन कार्यक्रम जो नौकरी प्रशिक्षण, शैक्षिक समर्थन, परामर्श और सलाह प्रदान करते हैं, वे पुनरावृत्ति की उनकी संभावना को काफी कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक आधारित कार्यक्रम जो सबसे दुष्ट बच्चों के लिए एक सहायक वातावरण प्रदान करते हैं और समाज में पुनर्विलय में मदद करते हैं, उन्होंने पुनरावृत्ति दर को कम करने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। अधिक किशोर सच्चे अपराध की कहानियों के बारे में अगले वीडियो पर क्लिक करें।